दोस्तों आज भौतिकी का दूसरा चैप्टर ऊष्मा को इंग्लिश में हीट कहते हैं शुरू करने जा रहे हैं। जिसने हमारे पहला जो चैप्टर था यांत्रिकी का वो ना देखा हो वो प्लेलिस्ट में जाके हमारे ऊपर के वीडियोस को देख ले। ठीक है, तो समय खराब ना करते हुए शुरू करते हैं चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 1, जैसा आप पिछली में हमने करवाया था वैसा ही करवाएंगे। क्वेश्चन पूछेंगे, आपको आंसर बताने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है, वस्तु को गर्म करने पर उसके अणुओं ए की चाल बढ़ जाएगी, बी की ऊर्जा कम हो जाएगी, सी का भार बढ़ जाएगा, डी का भार घट जाएगा। ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी। ऑप्शन ए की चाल बढ़ जाएगी, बिल्कुल सही वो है। जब वस्तु को गर्म करते हैं तो जो है उसके अणु की चाल बढ़ जाती है, क्योंकि वस्तु को गर्म करेंगे तो क्या होगा, हीट होने से जब अणु अणु इधर उधर होने लगते हैं, जिसके कारण क्या है, आकार भी बदलता है। आप लोगों ने देखा होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किसी वस्तु का ताप किसका सूचक है? ए उसके अणुओं की कुछ ऊर्जा का, बी उसके अणुओं की औसत ऊर्जा का, सी उसके अणुओं के कुल वेग का, डी उसके अणुओं के गतिज ऊर्जा का। ऑप्शन डी उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का। उसके अणुओं के औसत गतिज ऊर्जा का, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, वस्तु का ताप सूचित करता है कि संपर्क करने पर ऊष्मा ए उस वेग से अपेक्षाकृत अधिक ताप पर की वस्तु में प्रभावित होगी, बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु में उस वस्तु से प्रवाहित होगी, सी उस वस्तु से पृथ्वी में प्रवाहित होगी, डी पृथ्वी से उस वस्तु में प्रवाहित होगी। ऑप्शन बी अपेक्षाकृत कम ताप की वस्तु से में उस वस्तु पर से प्रभावित होगी। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के ताप में गति का वृद्धि की वस्तु की किसी वस्तु के ताप में वृद्धि का अर्थ है कि वस्तु की ए गतिज ऊर्जा बढ़ गई है, बी स्थितिज ऊर्जा बढ़ गई है, सी यांत्रिक ऊर्जा बढ़ गई है, डी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है। ऑप्शन डी उसमें ऊर्जा बढ़ गई है। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन डी जो है ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ गई है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तब उसके अणुओं का क्या होता है? ए की ऊर्जा बढ़ जाती है, बी की चाल घट जाती है, सी का द्रव्यमान बढ़ जाता है, डी का भार बढ़ जाता है। ऑप्शन बी की चाल घट जाती है। की चाल घट जाती है, बिल्कुल सही जवाब है। जब किसी वस्तु को ठंडा किया जाता है तो उसके अणुओं की चाल घट जाती है। ऊपर हमने पढ़ाया हुआ है कि जब हम किसी वस्तु को गर्म कर रहे थे तो क्या हो रहा था, उसके अणुओं की चाल बढ़ जाती थी, लेकिन अगर उसी वस्तु को हम ठंडा करेंगे तब तो उसके जो अणुओं की चाल है वो घट जाएगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऊष्मा ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। ठीक है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया? ए डेवी ने, बी रैमफोर्ड ने, सी सेल्सियस ने, डी फारेनहाइट ने। ऑप्शन बी रमफोर्ड ने। रैमफोर्ड ने, बिल्कुल सही आंसर है। ये जो है ऊष्मा का जो ये एक प्रकार की ऊर्जा है, इसमें कार्य में बदला जा सकता है। इसका जो प्रत्यक्ष प्रमाण पहले रैमफोर्ड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया? ए रैमफोर्ड ने, बी जूल ने, सी डेवी ने, डी सेल्सियस ने। ऑप्शन सी डेवी ने। डेवी ने क्या किया? डेवी ने सर्वप्रथम बर्फ के दो टुकड़ों में आपस में घिसकर पिघला दिया था। बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, जब कभी कार्य ऊष्मा में बदलता है या ऊष्मा कार्य में बदलती है तो किए गए कार्य में उत्पन्न उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात एक स्थिरांक होता है, जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। इसका मान है ए 4186 जूल प्रति कैलोरी किलो कैलोरी, बी 4.186 जूल प्रति कैलोरी, सी है 4.186 इंटू 10⁻⁷ अर्ग प्रति कैलोरी, डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी उपयुक्त सभी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला है, निम्न में से कौन सही है? ए डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू जे, बी डब्ल्यू इंटू क्यू इक्वल टू जे, सी क्यू अपॉन डब्ल्यू इक्वल टू जे, डी जे अपॉन क्यू इक्वल टू डब्ल्यू। ऑप्शन ए डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू जे। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, डब्ल्यू अपॉन क्यू इक्वल टू जे होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आता है आपका, जब कुछ जब कुछ पानी का लगातार मंथन किया जाता है तब उसका ताप बढ़ जाता है। इस क्रिया में ए ऊष्मा ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, बी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मा ऊर्जा में होता है, सी यांत्रिकी ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है, डी ऊष्मीय ऊर्जा का रूपांतरण आंतरिक ऊर्जा में होता है। ऑप्शन सी यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण उसमें ऊर्जा में होता है। बिल्कुल सही जवाब है, यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। 11 नंबर प्रश्न में चलते हैं, वाष्प इंजन में उबलते हुए जल का तापमान किस कारण से उच्च हो सकता है? ए जल जल में विलीन पदार्थ होते हैं, बी बॉयलर के अंदर निम्न दाब होता है, सी बॉयलर के अंदर उच्च दाब होता है, डी अग्नि
अत्यधिक उच्च ताप पर होती है। ऑप्शन सी, बादलों के अंदर उच्च दाब होता है। बादल के अंदर उच्च दाब होता है, बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है, शीतकाल में हैंडपंप का पानी गर्म होता है क्योंकि ए शीतकाल में हमारा शरीर ठंडा होता है अतः जल गर्म प्रतीत होता है, बी पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, सी पंपिंग क्रिया से घर्षण पैदा होता है जिसमें जल गर्म हो जाता है, डी भीतर के जल बाहर निकलता है और परिवेश से ऊष्मा का अवशोषण कर लेता है। ऑप्शन बी, पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। बिल्कुल सही जवाब है। शीतकाल में हैंडों का पानी क्यों गर्म होता है? क्योंकि पृथ्वी के भीतर का जो तापमान है वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, इसलिए जो है अंदर का पानी गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 13 है, एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है, ए केल्विन, बी डिग्री सेल्सियस, सी डिग्री सेंटीग्रेड, डी डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए, केल्विन। केल्विन में एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई केल्विन होती है। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से कौन ऊष्मा का मात्रक नहीं है? ए कैलोरी, बी किलो कैलोरी, सी जूल, डी डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी, डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही ऑप्शन है। ऑप्शन डी डिग्री सेल्सियस ऊष्मा का मात्रक नहीं है, बल्कि किलो और किलो कैलोरी और जूल ये तीनों ही ऊष्मा के मात्रक होते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम 15वें नंबर पे। ताप का एसआई मात्रक क्या है? ताप का एसआई मात्रक क्या है? ए केल्विन, बी सेल्सियस, सी सेंटीग्रेड, डी फ़ारेनहाइट। ए, केल्विन। बिल्कुल सही जवाब है। ताप का जो एसआई मात्रक है वो केल्विन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान क्या होता है? पहला ऑप्शन है 4.2 जूल, बी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 2 जूल, सी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल, डी 4.2 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल। ऑप्शन सी, 4.2 मल्टीप्लाई 10 का वर्ड 10 का वर्ड 3 क्यू जूल। सही, बिल्कुल सही ऑप्शन है। जो है आंसर है 4.2 इंटू 10 क्यूब जूल। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन है, जल जलप्रपात के आधार पर जल का तापमान ऊपर की अपेक्षा अधिक होने का कारण क्या है? ए अधस्थल पर जल की स्थितिज ऊर्जा अधिक होती है, बी अर्ध तरल अधर तल पर पृष्ठ ऊष्मा उपलब्ध कराता है, सी गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है, डी गिरता हुआ जल परिवेश में ऊष्मा का शोषण कर लेता है। ऑप्शन सी, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा उष्मा में बदल जाती है। बिल्कुल सही आंसर है, गिर रहे जल की गतिज ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है। अगला क्वेश्चन नंबर है 18 और क्वेश्चन है, गर्मियों में ताप 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाने पर भी ऊंट गर्मी में राहत महसूस करता है, क्यों? ए रेगिस्तानी पौधों की छाया में बैठकर, बी अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाकर, सी अपने शरीर में पानी का संचय करके, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन बी, अपने शरीर के ताप को 42 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाकर। ये अपने शरीर के ताप को 42 तक तो बढ़ा लेता है, इसीलिए ये जो है 40 डिग्री सेंटीग्रेड में भी गर्मी में राहत महसूस करता है। अगला क्वेश्चन है, बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका गलनांक, ठीक है, क्या हो जाता है? ए घट जाता है, बी बढ़ जाता है, सी अपरिवर्तित रहता है, डी शून्य हो जाता है। ऑप्शन ए, घट जाएगा। बिल्कुल सही बात है। बर्फ पर दाब बढ़ाने से उसका जो गलनांक है वो घट जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस ए की विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है, बी का प्रसार गुणांक अधिक होता है, सी हल्की होती है, डी की विशिष्ट ऊष्मा कम होती है। ऑप्शन बी, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। बिल्कुल सही ऑप्शन है, का प्रसार गुणांक अधिक होता है। 21वां प्रश्न है, ताप युग्म तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? ए सीबेक के प्रभाव पर, बी जूल के प्रभाव पर, सी पेल्टियर के प्रभाव पर, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ए, सी वेग के बराबर। ऑप्शन ए सीबेक के प्रभाव पर ताप युग्म तापमापी जो है सीबेक के प्रभाव पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है, ए प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी से, बी ताप युग्म तापमापी से, सी पूर्ण विकिरण उत्तरमापी से उत्तापमापी से, डी नाइट्रोजन गैस तापमापी से। ऑप्शन सी, पूर्ण विकिरण उत्तम मापी उत्तापमापी से। उत्तम मापी से। बिल्कुल सही जवाब है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी से अत्यधिक ऊंचे तापों की माप की जाती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी किस सिद्धांत पर आधारित है? जो पूर्ण विकिरण उत्तापमापी है वो किस सिद्धांत पर आधारित है? क्वेश्चन के ऑप्शन बता रहे हैं, ए है स्टीवेक के प्रभाव पर, बी है पेल्टियर के प्रभाव पर, सी है स्टीफन के नियम पर, डी है जूल के प्रभाव पर। ऑप्शन सी, स्टीफन के नियम पर। बिल्कुल सही जवाब है, स्टीफन के नियम पर पूर्ण विकिरण उत्तापमापी जो है काम करता है, इस पे आधारित है। क्वेश्चन नंबर 24 है, दूर की वस्तु जैसे सूर्य आदि का ताप किस तापमापी के द्वारा मापा जाता है? ठीक है, जो दूर की वस्तु है जैसे सूर्य है और भी कई जो है ये है उनका जो ताप किस तापमापी से मापा जाता है? ए है ताप युग्म तापमापी द्वारा, बी प्लेटिनम प्रतिरोध तापमापी द्वारा,
सी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा। पूर्ण विकिरण, ये पहले बता चुके हैं, पूर्ण विकिरण उत्तापमापी द्वारा जो है वो दूर की वस्तु का ताप मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि ए एल्कोहल को द्रवांक निम्नतर होता है, बी एल्कोहल ऊष्मा का बेहतर संचालक है, सी एल्कोहल पारा से अधिक सस्ता होता है, डी एल्कोहल का विश्व उत्पादन पारा से अधिक होता है। एल्कोहल का द्रवांक निम्नतर होता है। बिल्कुल सही है, एल्कोहल का द्रवांक जो है निम्नतर होता है, इसीलिए क्या होता है, ठंडे देशों में पारा के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव के रूप में वरीयता दी जाती है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26, विकिरण विकिरण पायरोमीटर से कितना तापक्रम नापा जा सकता है? ए 100 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक, बी 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक, सी 250 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, 800 से 800 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर। ऑप्शन डी 800 डिग्री सेल्सियस जो है से ऊपर। विकिरण पायरोमीटर से 800 डिग्री से ऊपर का तापक्रम नापा जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है। थर्मोकपल मतलब ताप जो युग्मक होते हैं खालिस्तान द्वारा बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ऑप्शन बता रहे हैं, बताने हैं आपको। ए दो अधातुओं, बी दो एक सदृश धातुओं, सी दो असदृश धातुओं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी दो असर धातुओं। दो असदृश धातुओं के द्वारा जो है थर्मोकल तापयुग्म बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, सूर्य का ताप मापा जाता है। ए प्लेटिनम तापमापी द्वारा, बी गैस तापमापी द्वारा, सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा, डी वाष्पन तापमापी। ऑप्शन सी पायरोमीटर तापमापी द्वारा। पायरोमीटर तापमापी द्वारा सूर्य का ताप मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित तापमापियों में से किसे पायरोमीटर कहा जाता है? ताप विद्युत तापमापी, बी विकिरण तापमापी, सी गैस तापमापी, डी द्रव तापमापी। ऑप्शन बी विकिरण तापमापी। विकिरण तापमापी को जो है पायरोमीटर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। निम्न में से कौन सही है? ए एफ प्लस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5, बी एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5, सी माइनस 5/9 इक्वल टू एफ अपॉन 32, डी एफ माइनस 5/9 इक्वल टू सी अपॉन 32। ऑप्शन बी एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 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 5। बिल्कुल सही है, एफ माइनस 32/9 इक्वल टू सी अपॉन 5 बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, सेल्सियस मापक्रम पर जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं क्रमशः ए 0 डिग्री सेल्सियस तथा 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस, सी 212 डिग्री सेल्सियस तथा 32 डिग्री सेल्सियस, डी 32 डिग्री सेल्सियस तथा 212 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही आंसर है, 100 डिग्री सेल्सियस तथा 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस तापमान के जल के क्वथनांक तथा हिमांक होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस, बी 32 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस जो है वो ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, केल्विन मान से मानव शरीर की सामान्य ताप है? ए 280, बी 290, सी 300, डी 310। ऑप्शन डी 310। बिल्कुल सही आंसर है, तो 310 है वो केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप होता है। डी सॉरी, आंसर डी सही है। 34 नंबर प्रश्न पे आते हैं, कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापदंडों में एक समान रहता है? कौन सा तापमान सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापदंडों में एक समान होता है? ए 40 डिग्री, बी 100 डिग्री, सी माइनस 100 डिग्री, डी माइनस 40 डिग्री। ऑप्शन डी माइनस 40 डिग्री। बिल्कुल सही आंसर है, माइनस 40 डिग्री जो है वो सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों मापदंडों में एक समान होता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 35 में, न्यूनतम संभव ताप है, जो न्यूनतम जो संभव ताप है वो कौन सा है? ए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस, बी 0 डिग्री सेल्सियस, सी माइनस 300 डिग्री सेल्सियस, डी 1 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन ए माइनस 273 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही आंसर है, माइनस 273 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम संभव ताप होता है। अगला क्वेश्चन है 36, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप होगा? ए माइनस 32 डिग्री सेल्सियस, बी 40 डिग्री सेल्सियस, सी 100 डिग्री सेल्सियस, डी 112 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन सी 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही है, जो फ़ारेनहाइट पर किसी वस्तु का ताप ताप जो है अगर 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप 100 डिग्री सेल्सियस होता है।
36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट स्केल को कितने डिग्री के बराबर होता है? ए 5 डिग्री, बी 32 डिग्री, सी 64 डिग्री, डी 273 डिग्री। ऑप्शन बी 32 डिग्री। बिल्कुल सही है। 0 डिग्री सेल्स फ़ारेनहाइट स्केल पर 32 डिग्री के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन 38 है। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है। इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापमान है। ए 40.16, बी 36.89, सी 35.72, डी 32.36। ऑप्शन बी 36.89। बिल्कुल सही आंसर है। 36.89 इसके डिग्री सेल्सियस के तापक्रम के बराबर है। ठीक है दोस्तों, आगे हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर सामान्य वायुमंडल पर उबलते पानी का ताप होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 180 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन डी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट बिल्कुल सही है। फ़ारेनहाइट मापक्रम पर जो सामान्य वायुमंडलीय दाब उसके उबलते हुए पानी का जो ताप होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। अब बताइए आप क्वेश्चन नंबर 40। दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा? ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अब सटीक चेंज हो रही है। अब आपको बताना है क्या हो सकता है। ठीक है। ए 100 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम, सी 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, डी सभी सत्य हैं। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम। ऑप्शन बी 100 डिग्री सेल्सियस से कम बिल्कुल सही आंसर है। दिल्ली में जल का क्वथनांक अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो मसूरी में जल का जो तापमान है वो 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चढ़ते हैं हम लोग। 41 नंबर पे एक मनुष्य का तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका तापक्रम फ़ारेनहाइट में क्या होगा? ए 140 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 120 डिग्री फ़ारेनहाइट, सी 130 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए 40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही है। एक मनुष्य का तापक्रम अगर 60 डिग्री सेल्सियस है तो उसका फ़ारेनहाइट में 140 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम सामान्य तापक्रम होता है। ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी 98 डिग्री सेल्सियस, सी 98 डिग्री 68 डिग्री फ़ारेनहाइट, डी 66 डिग्री फ़ारेनहाइट। ऑप्शन ए 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। बिल्कुल सही है। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। सभी जानते हैं, सबने पढ़ा होगा। हम लोग बुखार नापते हैं तो क्या होता है, हम लोग किसी भी मनुष्य का शरीर का तापमान ही तो नापते हैं। और शरीर का तापमान अगर 98 से ऊपर होता है तो हम कह देते हैं इसको बुखार है, और अगर 98 के आसपास होता है या इससे थोड़ा कम होता है तो हम कहते हैं इसको बुखार नहीं है। ठीक है। तो अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की ओर। तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि ए सरलता से मिल जाता है, बी ए सस्ता है और हानिकारक नहीं है, सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है, डी इसको गर्म करना आसान है। ऑप्शन सी इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। बिल्कुल सही आंसर है। इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 नंबर पे धातु की चार दनियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है, बी इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता, सी इसके पात सुंदर लगता है, डी इसमें स्वच्छता होती है। ऑप्शन ए लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है, इसीलिए धातु की चारदानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। ठीक है। अगर कुचालक सुचालक होगी तो क्या होगा दोस्त? अगर सुचालक होगी तो उसके साथ में जो हैंडल भी गर्म हो जाएगा और आप जब पकड़ेंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। ये कुचालक होती है इसीलिए गर्म नहीं होती है। कोई जो भी चीज जो है वो उसका का जो कुचालक होता है वो गर्म नहीं होता है, जबकि सुचालक जो है उसके अणुओं के द्वारा गर्माहट आगे बढ़ती जाती है और वो पूरा ही गर्म हो जाता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर जाएंगे। अगला क्वेश्चन नंबर है 45। ठीक है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका क्या कारण है? ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, बी अचानक ही गिलास संकुचित हो जाता है, सी जल वाष्पित हो जाता है, डी गिलास रासायनिक रूप से जल के साथ व्यक्तिकृत हो जाता है। ऑप्शन ए अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है बिल्कुल सही जवाब है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है। इसका कारण है कि अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ए 0 डिग्री सेल्सियस पर, बी 4 डिग्री सेल्सियस पर, सी -4 डिग्री सेल्सियस पर, डी 100 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर जो है वो पानी का जो घनत्व है अधिकतम होता है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको ये जो है क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आगे का हम वीडियो बाद में बनाएंगे इसका। तो आप पढ़ें, और जो अगर हमारे पहले का अगर आपने चैप्टर्स ना पढ़े हो वो ऊपर प्लेलिस्ट में जाइए और उससे पढ़ लीजिए जिससे कि आप रिवीजन कर सकें। तब तक के लिए मैं कह दीजिए लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।